संघर्ष जितना जोरदार होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। इसलिए हमें निराश होकर रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करना है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए क्लास 8th NCERT की बुक से साइंस चैप्टर 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसका अंग्रेजी वर्जन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर लेकर हाजिर हैं। एक ही वीडियो में हम सारा का सारा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, यानी पूरी तरह से इसको फिनिश करेंगे। आप समझते हुए चलिएगा, हम एकदम सरल और सहज भाषा के साथ आपको ये समझाते हुए चलेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझाया जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। क्लास 8 के स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लास्ट तक बने रहिए और आप आसानी से अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ये चैप्टर आपका एग्रीकल्चर साइंस से है। आपको हमें एग्रीकल्चर से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को क्लास 8 के सिलेबस में रखा हुआ है। ये सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, चेंज होने के बावजूद भी क्लास 8 से इस चैप्टर को हटाया नहीं गया, इसलिए आप इस चैप्टर की महत्ता समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम किस प्रकार से मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, कैसे आप फसल को बोने से पहले क्या क्या करते हैं, किस प्रकार उसकी कटाई होती है, सिंचाई के लिए कौन कौन से रूप प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशकों से किस प्रकार उसका हम कीट पतंगों से बचाव करते हैं, खरपतवार से बचाव करते हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि फसल का भंडारण कैसे किया जाता है, उसकी कटाई में हम क्या क्या स्टेप करते हैं, कैसे पहले कटाई होती थी, आधुनिक समय में कैसे कटाई की जाती है और कैसे हम समय का बचाव कर सकते हैं। सारा कुछ हम इस यहाँ पर प्रबंधन के जरिए सीखने जा रहे हैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले हम बात करेंगे फसल और उत्पादन के लिए। फसल उत्पादन और प्रबंधन के लिए किसान जो है वो निम्न प्रकार की पद्धतियां अपनाता है। सबसे पहले हम मिट्टी की तैयारी की बात कर ले तो मिट्टी की तैयारी का मतलब है कि फसल की जुताई करना और उसका पोला करना। इससे पहले फसल की हम बुआई करें उससे पहले हम ये कार्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते हैं, उसकी जुताई करते हैं। जुताई करने से पहले हम क्या करते हैं, जब खेत में पहले वाली फसल कट जाती है तो कुछ दिनों के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। पानी भरने से होता क्या है कि फसल में जो ऊपरी सतह होती है, जो सख्त हो गई है, वो थोड़ी सी उसमें नमी आ जाती है और वो मिट्टी गीली हो जाती है। उसके बाद हम उसमें हल द्वारा, पुराने जमाने में हल द्वारा और आज आधुनिक समय में उसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर द्वारा उसकी जुताई कर देते हैं। मतलब मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहलाता है, मिट्टी को उलटना पलटना और उसमें पोला करना क्या कहलाता है, उसका मिट्टी को तैयार करना कहलाता है। तो पोला मिट्टी के तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जुताई करते हैं। जुताई करने के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया, पहले हम उसमें पानी भर देंगे कुछ दिन। जब वो मिट्टी की ऊपरी सतह कुछ गीली हो जाएगी, पानी रिस कर थोड़ा सा अंदर अंदर चला जाएगा और मिट्टी नम हो जाएगी, तो हम उसमें या तो पुराने जमाने में हल से, या जहाँ अभी भी ट्रैक्टर या आधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां हम हल द्वारा ही बैलों के साथ इसकी जुताई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां पर ट्रैक्टर अवेलेबल है, आधुनिक मशीन है, वहां पर आधुनिक मशीन से हम जुताई कर लेते हैं। मतलब जुताई का मतलब होता है मिट्टी का उलटना पलटना, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मिट्टी का पोला करना। पोला करने के लिए हम जुताई करने के बाद छोड़ देते हैं उसमें जो कभी कभी आप देखेंगे केचुए और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, उससे क्या होता है, वो पोला हो जाती है, उसे पोला करना कहते हैं। या तो पोला करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें पानी छोड़कर, पानी डालकर छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप नमी अंदर सोख लेती है। नमी अंदर सोख लेने से होता क्या, पोला करने से होता क्या है, मिट्टी में पानी को ज्यादा देर तक रोक कर रखने की क्षमता आ जाती है, इसलिए पोला होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद अगला जो कार्य करते हैं किसान, वो है बुआई का। बुआई करने के लिए पुरानी पद्धति और आधुनिक पद्धति दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। पुरानी पद्धति या प्राचीन पद्धति में हम जो पहले बुआई करने के लिए हम एक करते थे, हल के साथ साथ एक कुप्पी और एक बांस का डंडा, जिसमें जो कि अंदर से खोखला रहता था, बांध देते थे साथ में हल के, और जुताई करते साथ साथ उसको उसमें अनाज डालते चले जाते थे, बीज, और वो सारी जगह पे बराबर इकट्ठा हो जाता था। इसमें परेशानी ये होती थी कि चिड़िया वगैरह खा जाती थी, चुग जाती थी, कहीं पर ढेर सा, और हाथ से भी हम बुआई करते हैं, कहीं कहीं पर हाथ से भी बुआई की जाती है। इसमें होता क्या है कि एक समान बुआई नहीं हो पाती है और जो बीज है वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो कभी कभी ये
चिड़िया और दूसरे ऐसे जानवर जो कि फसल खाते हैं या जो वहां पर कीट पतंगे खाने के लिए आते हैं, वो आप साथ साथ आपके बीज भी खा जाते हैं। और कहीं कहीं पर बीज ज्यादा गिर जाता है जिससे वहां पर ज्यादा पैदावार हो जाती है, कहीं कहीं पर छिछड़ा रह जाता है, वहां पर पैदावार कम होती है, ये परेशानी होती थी। तो आधुनिक पद्धति में हम क्या करते हैं, सीडिंग, एक सीड मशीन आती है, सीड ड्रिल नाम की मशीन आती है, उसे क्या करते हैं ट्रैक्टर के पीछे जोड़ देते हैं, उसमें एक बॉक्स बना होता है और लीवर लगा रहता है जो ड्राइवर के पास रहता है, उसमें क्या करते हैं उसमें बीज डाल देते हैं और उस लीवर को जब ड्राइवर ट्रैक्टर को चलाते समय खींचता है तो होता क्या है कि बराबर मात्रा में पूरे के पूरे खेत में और बराबर मात्रा में एक निश्चित गहराई में एक निश्चित दूरी पर हमारे बीज लग जाते हैं और ऊपर से मिट्टी भी उस पर चढ़ जाती है, इसलिए हमें बीजों के खोने का डर नहीं रहता और पैदावार भी अच्छी होती है। साथ ही साथ इससे समय भी बचता है। बुआई करने के लिए सबसे खास बात जो ध्यान देने योग्य होती है, जो किसान भाई भी ध्यान देते हैं, वो है क्या कि हमें ध्यान देना है कि जो हमारे बीज हैं वो उत्तम किस्म के हों। अच्छे बीज होंगे तभी हमको फसल अच्छी मिलेगी, नहीं खराब बीज होंगे तो पैदावार कमजोर होगी और हमें कमजोर बीज या कमजोर खाद्यान्न मिलेंगे। उसके बाद वो जो कार्य करते हैं वो है खाद एवं उर्वरक देना। इसमें दो प्रकार की खाद यूज की जाती है, जैविक खाद और यूरिया या फर्टिलाइजर्स। जैविक खाद और रासायनिक खाद। जैविक खाद जो सड़े गले या जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे गोबर वगैरह, इन सबको बहुत दिनों तक एक जगह इकट्ठा करने से जैविक प्रक्रम द्वारा जो खाद तैयार किए जाते हैं उसे जैविक खाद कहते हैं। और जो आपका फर्टिलाइजर होता है, रासायनिक खाद, वो क्या होता है, वो कंपनी में विभिन्न प्रकार के रसायनों को एक साथ मिलाकर तैयार की जाती है। जैसे कि जैविक खाद का उदाहरण में मैंने आपको बताया कि गोबर की खाद या जो अवशिष्ट बचे रहते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए, कुछ दिनों बाद उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो उसको और भी क्या बना देते हैं, उन्नत बना देते हैं। उसके बाद उसे हम अपने खेतों में डालते हैं तो हमारी पैदावार बढ़ जाती है। मगर ये समय लगता है इसमें और कभी कभी ज्यादा समय होने पर हम इनका प्रयोग अपने फसलों में नहीं कर पाते, जिससे हमारा उत्पादन घट भी सकता है। यूरिया क्या है, ये कम समय में, यूरिया यानी रासायनिक खाद वो है जो कम समय में ज्यादा उर्वरता दे देती है। इसमें पोटास और हर प्रकार के आपको रसायन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं जो हमारे खेतों को उर्वरा शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें उर्वरक देना में कुछ उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक हैं, यूरिया, पोटास, ये आपके कुछ रासायनिक उर्वरक हैं जिनका प्रयोग हम बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं, मगर हाँ आपके खेतों में उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हमें फसल में चक्रण का गुण रहना चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरी फसल, एक ही फसल बार बार उगाने से एक ही प्रकार के मिनरल्स को सोख लेते हैं और हमारा जो मिनरल्स उसमें जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें फसल को बदलते रहना चाहिए, एक के बाद दूसरी फसल, दूसरे के बाद तीसरी, क्योंकि जिस इसमें जो पोषक तत्व कम हुए वो दूसरे वाले में वो पोषक तत्व आ जाएंगे और जो दूसरे वाले में कम होंगे वो इस वाले में आ जाएंगे। इसलिए ऐसे फसल को हमें हमेशा लगातार बदल कर बोते रहना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि फसल क्या होती है और कैसे उसको बोया जाता है, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम फसल के उत्पादन के संबंधित सारी जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद जो उर्वरक देने के बाद क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था आती है। सिंचाई दो प्रकार से होती है, पुरानी पद्धति में या जहां पर अभी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर मोट, चेन, ढेकली व रहट, इन सबसे सिंचाई की जाती है। ये आप अगर फिगर देखेंगे तो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बहुत अच्छे फिगर इसके दिए हुए। मोट क्या होता है, चेन क्या होती है, ढेकली और रहट क्या होता है। रहट वो होते हैं जो इसमें हम कुएं से पानी खींचते हैं, या उसमें चमड़े का एक बड़ा सा बर्तन होता है या बड़ा सा पात्र होता है जिसको रस्सी की सहायता से खींचा जाता है, पानी बाहर आता है तो गिरता जाता है। इसमें इन सब में प्रॉब्लम क्या थी कि इनमें पानी की वेस्टेज ज्यादा होती थी। जिस जगह पे हमें सिंचाई करनी है अगर उसके आसपास के क्षेत्र में भी सिंचाई हो जाती थी, आसपास के भी क्षेत्रों में सिंचाई हो जाती थी, प्रॉब्लम हमें ये थी, इससे पानी का वेस्टेज भी होता था। अब उसके बाद क्या है, अब आधुनिक पद्धति में दो तंत्र यूज किए जाते हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र में ज्यादा अंतर नहीं है। छिड़काव तंत्र जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो उनमें पूरे के पूरे पेड़ पर पानी डालने के लिए छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, नीचे पाइपलाइन बिछा देते हैं, उसमें कुछ अंतराल पर हम क्या करते हैं, एक सीधी पाइप खड़ी कर देते हैं और उसमें स्प्रिंकलर लगा देते हैं, मतलब छिड़काव। जैसे आप कह सकते हैं
कि जिसमें कई सारे छेद होते हैं, ऐसे एक पाइप उसमें लगा देते हैं और उससे क्या करते हैं, समय समय पर हम जब पानी चालू करते हैं, जब सिंचाई के लिए पानी चालू करते हैं तो पूरे पेड़ पर और उसके आसपास की जगहों पर भी पानी का छिड़काव करता है। और इसमें भी सिंचाई जो होती है वो कम, जो ढाल वाले क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है और इससे हमारे पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। अगला जो है वो ड्रिप तंत्र है। इसमें क्या होता है कि हम पाइपलाइन वही बिछाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जहां पर पौधों की जड़ें हैं, जहां पर पौधों की जड़ें हैं उनके आसपास में हम छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं और जब पानी चलाते हैं तो उसी एरिया में सिर्फ पौधे की जड़ के आसपास का एरिया गीला होता है और सिर्फ वहीं पर पानी जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो पानी का जो वेस्टेज है वो कम होता है और पौधे को प्रचुर मात्रा में जल मिल जाता है और वो हमेशा नमी युक्त रहता है और सिंचित रहता है। पूरे हम भारत की बात करें तो भारत में कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां और उस नदियों पर बनाए गए बांध और नहर सिंचाई के प्रमुख साधन है। जहां से शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है सिंचाई के लिए। हम बात करते हैं तो शारदा नहर आपकी सबसे बड़ी नहर है सिंचाई के लिए, जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। आइए इसके बाद जब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें खरपतवार से सुरक्षा भी चाहिए होती है। अब खरपतवार कौन सी चीज होती है, कभी कभी हमारा जो अनाज जो हम बो रहे हैं फसल, उसके अलावा और भी दूसरी अनावश्यक पेड़ पौधे वहां पर उगाते हैं, जंगली घास वगैरह उगाती है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। इसको इससे सुरक्षा के लिए हम दो प्रकार के पद्धतियां प्रयोग करते हैं। पहला है निराई की पद्धति। उसमें क्या करते हैं हम कि ये जो अप्रत्याशित पौधे हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक जो ये पौधे हैं, इनको हम इनके जड़ के पास से काट देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी तो ये दोबारा भी पनप आते हैं, दोबारा भी उगाते हैं। तो इससे हमें 2 से 3 बार 4 बार, जब तक हमारी फसल कटकर तैयार होकर कट नहीं जाती है तब तक ये निराई 2 से 3 बार करनी रहती है। दूसरा है आपका पीडकनाशी। जो दवाइयां, जो कीटनाशक हम छिड़काव करते हैं उन्हें पीडकनाशी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनको हम एक बार छिड़क देते हैं तो ये इससे क्या होता है कि जो खरपतवार हैं ये एक बार में ही नष्ट हो जाते हैं और बार बार हमें कीटनाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर इसका छिड़काव करते समय हमें सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि अगर ज्यादा छिड़काव हो गया तो हमारे फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसका सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है और आपको प्रयोग करने से पहले इसकी सावधानियां, जब आप पीडकनाशी लेने जाएंगे तो वहां पर जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कितना पीडकनाशी किस फसल में आपको डालना है, कितना से आपको लाभ होगा और इससे अधिक डालने से हानि हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद कटाई, फिर जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तब तक में बीच में कई बार सिंचाई और खरपतवार से सुरक्षा का क्रम चलता रहता है। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो अगला कार्य क्या होता है, हम कटाई करते हैं। कटाई में क्या करते हैं, कटाई 2 प्रकार से होती है, या तो मजदूरों द्वारा या मशीन द्वारा। मजदूर हाथ से काटते हैं, उसमें समय लगता है और उसमें हमारा धन भी अधिक व्यय होता है। समय के साथ साथ समय, ऊर्जा और धन का व्यय होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब आधुनिक मशीन द्वारा कटाई करने लगे हैं। कटाई में आपको ट्रैक्टर के द्वारा फसलों को कटाई जाती है। कई मशीनें आ गई हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन एक मशीन है जिसमें क्या है, ये थ्रेसरिंग और कटाई दोनों का कार्य एक साथ कर देती है। मतलब फसल को अलग करने का भी कार्य, भूसा निकालने का कार्य भी अलग कर देती है, सब कुछ एक साथ कर देती है। इसीलिए हम कॉम्बिनेशन मशीन उसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेसिंग की। कटाई में थ्रेसिंग एक तरीका है जिसमें क्या करते हैं, हम फसल को, हम खाद्यान्न को उसके ऊपर लगे हुए जो आवरण होता है जिसे कि भूसा कहा जाता है, उससे पृथक करते हैं, उसे अलग करते हैं। थ्रेसिंग के बाद हम एक और प्रोसेस करते हैं। थ्रेसिंग के बाद कभी कभी उसमें जो खरपतवार है, जो भूसा है, वो अलग, पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है, तो हम उसके लिए एक और प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस में क्या करते हैं, बड़ा सा एक पंखा ले लेते हैं, उसे या तो हाथ से या बिजली की सहायता से चलाते हैं और उसके सामने हम फसल को जोर से किस ऊंचाई से गिराते हैं, या तो लकड़ी या तो बांस के पात्र से या स्टील के पात्र में उसे रखकर और उसके सामने उसकी हवा चल रही हवा के उल्टी दिशा में गिराते हैं। इससे क्या होता है कि अनाज मोटा होता है वो उसी जगह गिर जाता है और जो उसमें भूसे के कण रह गए हैं, भूसा और खली वगैरह रह गई, चोकर वगैरह, वो दूर चले जाते हैं और हमें साफ अनाज मिल जाता है। इसके बाद क्या आता है, भंडारण किया जाता है। भंडारण में क्या करते हैं, जब हमें जो खाद्यान्न हम खाते हैं, जितना हमें
अगर छोटा मोटा किसान है या सीमांत किसान है या हम उतना ही अनाज उगा पा रहे हैं, हमारे पास उतनी ही जमीन है जितने में हम अपने खाने भर के लिए अनाज उगा पाते हैं, या कम भंडारण है हमारा, कम मात्रा में हमारे पास अनाज की आवश्यकता है, तो उसे हम या तो प्लास्टिक की थैलियों में या मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के मर्तबान, बड़े बड़े बर्तनों में, जिन्हें कि हम ड्रम कहते हैं, मिट्टी के ड्रम में, प्लास्टिक के या स्टील के पात्रों में हम उसे इकट्ठा करके अपने आसपास भंडारण कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भंडारण अपने पास कर लेते हैं। उसे छोटे स्तर पर भंडारण घरों में ही किया जा सकता है। जब हमें बड़े स्तर पर ढेर सारे हजारों टन अनाज को भंडारण करना है, तो उसे हम या तो भंडार गृहों में ले जाते हैं, या उन्हें हम शीत गृह कहते हैं, वहां पर ले जाकर इनका भंडारण कर देते हैं। वहां पर भंडारण करने के लिए हमें कभी कभी कुछ शुल्क भी देना होता है। हमारा अनाज वहां पर पूर्णतया सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से हम फसल का उत्पादन और प्रबंधन किसान करते हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं फसल क्या होती है। जब हम एक ही प्रकार के पौधों को किसी निश्चित स्थान पर बार बार उगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसलें 3 प्रकार की होती हैं। फसलें मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती हैं। तीसरा प्रकार हमने इन्हीं दोनों प्रकारों में बांट लिया है, फिर भी तीसरे प्रकार की फसल होती है। आइए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, जून जुलाई यानी मानसून की शुरुआत में बोई जाने वाली, और सितंबर अक्टूबर यानी मानसून खत्म होते होते उसकी कटाई कर ली जाती है। ऐसी जो फसल होती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसे गर्मी की फसल भी कहा जाता है। खरीफ की फसल को हम गर्मी की फसल भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान, अंग्रेजी में जिसे पैडी कहा जाता है, मूंगफली, ग्राउंड नट यानी कि मक्का, मोटे अनाज और कपास आदि मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इनका जून जुलाई में हम इनको बोते हैं, और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाती है। उसके बाद खेत को, खलिहान को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसका मिट्टी तैयार करना और बाकी पूरा प्रोसेस हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद रबी की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल बोई जाती है। इसे जाड़े की फसल या जाड़े की फसल भी इसे कहा जाता है। जाड़े की फसल में हम क्या करते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है, और इसे हम मार्च अप्रैल में यानी होली के आसपास के समय में हम इसकी कटाई कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि आते हैं। मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, अलसी और सरसों इत्यादि रबी की प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद आपका इन दोनों जून जुलाई, जब हम मार्च अप्रैल में अपने खेतों से रबी की फसलों को काट लेते हैं, उसके बाद हमारा खेत खाली रह जाता है। बहुत से लोग उसको उस समय खाली छोड़ देते हैं, और बहुत से लोग उस समय का उपयोग करते हैं जायद की फसलों को बोने के लिए। ये फसलें अप्रैल में मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में इनकी बुआई की जाती है, और इन्हें हम जून जुलाई में काट लेते हैं। या मई के अंत तक 1 से 1.5 महीने 2 महीने में इनका हम निराकरण कर लेते हैं, इनकी कटाई कर लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, खीरा, चारे की बहुत सी फसलें, इसके अलावा कुछ दालें जैसे कि मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये दालें 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती हैं। इनका हम जायद की फसलों में इनकी बुआई करते हैं। इनकी बुआई कब की जाती है, मार्च के लास्ट या अप्रैल की शुरुआत में इनकी बुआई की जाती है, और हम इन्हें जून और जुलाई की शुरुआत में हम धान की रोपाई से पहले इनको हम काटकर खेत को फिर से धान की फसल या खरीफ की फसल बोने के लिए तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस प्रकार से किसान फसल प्रबंधन और फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन करते हैं। इसके लिए हम मिट्टी को तैयार करने से लेकर और उसके भंडारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हमने आज आसानी से सरल भाषा में समझा। आशा है आपको अच्छे से एक एक बात समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आशा है आप कर लेंगे, नहीं तो हम चैनल पर जल्दी ही उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देखकर भी कर सकते हैं। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी भाषा शैली अच्छी लग रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को पूरा वॉच करिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा किया करिए। हम उस पर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।